हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा कह सकता हूँ कि ये सेलिब्रिटी से कम नहीं है आज की डेट के अंदर। मेरी स्टूडेंट है ये। सीए फाउंडेशन में भी मान्य मेरे से ही पढ़ी थी। इसका नाम मान्य गुप्ता है। ये सीए फाउंडेशन में भी मेरे से ही पढ़ी थी, सीए इंटर में भी मेरे से ही पढ़ी थी। और ये इसकी मेहनत की वजह से और इसकी कह लो कि किस्मत, मेहनत, हर चीज साथ दी इसकी, और ये दोनों टाइम रैंक होल्डर रही है। सीए फाउंडेशन में भी इसकी ऑल इंडिया रैंक 50 थी। सीए इंटर के अंदर इसकी ऑल इंडिया रैंक 21 है। साथ में भी इसको रिसेंटली आईसीआई से मैसेज आया कि इसका नॉर्थ इंडिया में रैंक 3 है। तो ये इसका रैंक का स्कोर है कि इतनी सारी रैंक तो मतलब मैंने अपने टाइम पे तो कभी मैंने अपने लिए तो नहीं सोची थी। तो अगर इस बच्चे ने अगर कुछ अचीव करा है तो कुछ खासियत होगी इसके अंदर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इतना सब कैसे किया। और अभी ये प्लानिंग कर रही है बिग फोर में एंट्री के लिए। अभी ये इंटरव्यूज चल रहे हैं और भगवान ने चाहा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए अगर इसका सिलेक्शन होता तो उसके लिए अलग से फिर दोबारा लेके आएंगे इसको कि इंटरव्यू बिग फोर में कैसे एंट्री ली, क्या रहा, वो बात की बात है। अभी के लिए जो आज के हम टॉपिक रखेंगे कि रैंक कैसे आई, कितने घंटे पढ़ा करती थी, जो बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत कि बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमने ना रेगुलर कॉलेज इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि हम पढ़ाई के साथ, सीए की पढ़ाई के साथ रेगुलर कॉलेज मैनेज नहीं कर पाते। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सीए की पढ़िए रेगुलर कॉलेज के अंदर, नॉर्थ कैंपस के अंदर, माने जीसस मेरी कॉलेज है। हाँ जी सर, साउथ कैंपस में है वो जी से मेरी। साउथ कैंपस हाँ के जी। अंदर है जीसस मैरी कॉलेज। वो भी हम पूछेंगे कि रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया, क्योंकि वहां पे जिस कॉलेज में ये है वहां तो अटेंडेंस का वैसे ही बहुत इशू है ना माने। हाँ जी सर, बिल्कुल 67% उनको चाहिए ही होता है। चाहिए मतलब उससे सेटिंग नीचे वेटिंग कोई बिल्कुल नहीं भी होती। अलाउड नहीं है, सेटिंग कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं। नहीं होती। नहीं सर, हमारे कॉलेज में सेटिंग बिल्कुल नहीं होती। सब कुछ एकदम फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली चलता है, बिल्कुल क्या सेटिंग नहीं बात है, होती। क्या बात है। तो अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लेके चलता हूँ कि पहली बात तो एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर तुम ये बोलो कि सर जो ऐसे बच्चे होते हैं वो बचपन से होशियार होते हैं, तो ये बात तो ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन इसके केस में तो है। मतलब अगर मैं बताऊं तो ये 10th और 12th में भी टॉपर ही बच्ची थी। माने 10th में कितने मार्क्स थे, कितना सीजीपीए था। सर 10th में 10 सीजीपीए था। 10th में 10 सीजीपीए था। 12th के अंदर कितनी परसेंट थी। सर 95.2%। 95.2% थी। अब हम सीए के हिसाब से स्टार्ट करेंगे बात। माने सीए करने का ड्रीम कैसे आया और किसने मोटिवेट किया, या पहले से प्री डिसाइडेड था कि सीए ही करनी है। सर प्री डिसाइडेड बिल्कुल नहीं था। जब क्लास 11th में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया था, हम्म। तो उस टाइम पे मेरे को अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। अच्छा। फिर सर मेरे मेरे को पढ़े थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम सीए करो। एक तो दो रीजन है इसका, तो तुम पढ़ सकती हो, तुम हार्ड वर्किंग हो और पढ़ सकती हो, तो इस वजह से तुम कर पाओगे। और सर हम्म। दूसरा उन्होंने कहा कि सीए के बाद अगर आपको इन लाइंस में इंटरेस्ट है, तो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो हम्म। इस वजह से मैंने तब से डिसाइड किया। एंड मैंने सोचा था सर कि एक बार फाउंडेशन देख के देखते हो, अगर मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है तो मैं छोड़ भी दूंगी, क्योंकि कॉलेज तो साथ में कर ही रही हूँ। हाँ लेकिन सर हाँ, राइट। फाउंडेशन दिया, मेरे को इंटरेस्ट भी, जेन्युइनली एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और सारे सब्जेक्ट्स में। तो अच्छा इस वजह से साथी, मैंने कंटिन्यू करने का भी सोचा। एंड माने अभी इसका एक क्वेश्चन का जवाब फिर साथ साथ ही क्लियर कर दे। जैसे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और 12th के बाद रेगुलर कॉलेज चूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अगर सीए सीएम में कुछ भी करना होता है, वो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो वो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करते कि हम सिर्फ अपना प्रोफेशनल कोर्स पे ध्यान देंगे। तो ये दिमाग में तेरे नहीं आया था कि मैं रेगुलर कॉलेज छोड़ दूं और सीधा पढ़ाई पे ध्यान दूं? और इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं पहले रेगुलर कॉलेज भी मैनेज करूंगी और मैं साथ साथ ये भी कर लूंगी? सर ऑनेस्टली फिर से इस बार भी ये हुआ कि जब कॉलेज ज्वाइन किया था सीए के साथ, तो ये सोचा था कि देखते हैं, चलो 6 महीने, हाउस द फर्स्ट सेमेस्टर कैसा जाता है और ये हाँ सब। सर लेकिन हाँ, ऑनेस्टली दो चीजें बोलूंगी सर। एक चीज होती है कि आपके पास जितना कम टाइम होता है, आप उसको उतना बेटर यूटिलाइज करते हो। तो राइट जब मैं राइट। फाउंडेशन की पढ़ाई कॉलेज के साथ में कर रही थी, उस टाइम मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मैं कॉलेज भी रेगुलरली जाती थी और जेन्युइनली उस टाइम पढ़ाई भी थोड़ी बहुत ध्यान देती थी कॉलेज में, बिकॉज वो हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर था, कुछ पता नहीं था कॉलेज के बारे में। सही बात तो है। लेकिन यही बोलूंगी फिर से कि कम टाइम होता है ना, तो आप उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हो। हाँ, तो ये मतलब चीज उसमें आई थिंक वो माइंड में एक आपके प्रेशर साथ। रहता है कि टाइम की स्केर्सिटी है, अगर ये भी यूटिलाइज नहीं करा तो खत्म हो जाएगा।
ये बेकार हो जाएगा आज सर कल। बिल्कुल सर, ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स और सीए का सिलेबस ना काफी कोइंसाइड करेगा आपस में। हाँ राइट। काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी कोइंसाइड करेंगे, तो कॉलेज के लिए पढ़ाई का आपको स्ट्रेस लेने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ कॉलेज लेकिन की पढ़ाई पढ़ाई का से तो स्ट्रेस नहीं स्ट्रेस लेना होगा। पड़ता, लेकिन माने वो कैसे मैनेज होता था कि कॉलेज की क्लास जाना, ठीक है पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं ले रहे, चलो बच्चा घर आके नहीं पढ़ रहा, लेकिन स्टिल कॉलेज जाना आना 3 4 5 घंटे वहां पे बैठना, वो भी तो टाइम बर्बाद होता ही है। हम अगर देखो सर वो तो सीए अग्री की है। पढ़ाई से, मैं ये मानता हूं कि सीए की पढ़ाई से बीकॉम की पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी, यहाँ की पढ़ाई जो करोगे उधर से बीकॉम के पेपर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वो हमने भी यही करा था, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा पूछना ये है कि ये दिमाग में नहीं आता था कि यार मैं 4 5 घंटे लगाऊंगी, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, उसके बाद सीए की क्लास अलग से लूंगी, क्योंकि मेरे को याद है तो मेरे इवनिंग वाले बैच में थी फाउंडेशन में, जी हाँ जी है सर। ना, तो हाँ सुबह जी। कॉलेज जाती होगी, कॉलेज से आने के बाद मेरी क्लास आती होगी, उसके बाद घर हाँ जाती जी होगी, सर, वैसे ही चलता था। फिर पढ़ती होगी, सर तो वैसे ही चलता था। दिन में कितने घंटे सोती थी और कैसा शेड्यूल रहता था, बच्चे का सर क्वेश्चन होता है। फाउंडेशन के टाइम, हाँ जी सर, हाँ फाउंडेशन के टाइम पे तो ऐसा होता था कि सुबह से अराउंड 8 to 1 हमारा कॉलेज होता था। उसके हाँ बाद 3 to 7 क्लासेस होती थी। और उसके हाँ बाद फिर घर जाके सेल्फ स्टडी होती थी। सर कॉलेज में नॉर्मली क्या होता है, ड्यू कॉलेजेस में स्पेशली ये स्ट्राइक्स बहुत होती हैं। बहुत बार हाँ आपका क्या होता है, लेक्चर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं आपको 100% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। राइट आप राइट राइट 67% हर कॉलेज, इससे ज्यादा किसी कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट। तो 67 तो देखो सर, आप हफ्ते में अगर 1 2 बार आप ऑफ भी ले लेते हो ना, तो भी मेंटेन हो जाती है। एंड फिर दो एक दिन दो तो आप आपके ऑफ ले वीकेंड। लेते हो, एक दो ऑलरेडी ऑफ होते ही हैं सैटरडे संडे टाइम, सर तो तो ऐसे 3 दिन तो आपके ऑफ मिल ही आराम से आप जाता है। निकाल ही सकते हो। ओके। हाँ जी सर। और सर आप ये पूछ रहे हो कि दिमाग में आया कि छोड़ दूं, हाँ पढ़ाई पे ज्यादा हाँ कॉन्सेंट्रेट करूं। हाँ सर ऑनेस्टली जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई चल रही थी, हाँ तो उस टाइम जब मैं सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई कर रही थी, जब क्लासेस हाँ होती थी 8 to 5, तो उस टाइम तो जाना नहीं होता था। फिर हाँ जैसे जब कॉलेज जाना स्टार्ट किया, तो कभी ऐसे छुट्टी लेने का लीवरेज भी नहीं बचा था। फिर उसके बाद हाँ फिर उस टाइम पे दिमाग में आता था कि छोड़ देती हूँ, चलो मतलब घर हाँ जाके पूरी नहीं पढ़ाई करने में ज्यादा बेटर रहेगा। तो लेकिन फिर ये सोचा कि सर ये कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है, हम्म। वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको और कहीं नहीं मिल सकता। सही बात है। और हाँ सर एक एक फैक्ट ये भी था कि जो आप जब आप जॉब्स के लिए भी जाओगे, आर्टिकलशिप के लिए भी जाओगे, तो ये जो रेगुलर कॉलेज का आपके साथ नाम एसोसिएट हो जाता है, ये जेन्युइनली एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। सर ऐसा मेरा मानना है कि जेन्युइनली पॉजिटिव हाँ इंप्रेशन छोड़ता है। और सर यहाँ से देखो क्या है कि सर आर्टिकलशिप अभी करेंगे, तो आपको पढ़ाई भी मैनेज करना और फिर वर्क प्रेशर भी बहुत होता है। तो ये जो आर्टिकलशिप और ये सॉरी सर, ये जो सीए की पढ़ाई और ये जो कॉलेज का साथ में आप करोगे ना, तो ये आपके बहुत अच्छी आपको एक एक्सपीरियंस दे देगी कि आगे चल के आप कैसे मैनेज कर सको। मतलब और वो तो पहले फाउंडेशन में से मेरा इतना, रैंक भी आ गया था। हाँ वो पहले से इतना, मतलब इंसान कहते हैं ना कि वो सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करने की आदत हो चुकी है कि अगर आप आर्टिकलशिप में धक्के खाने भी पड़े तो वो नॉर्मल लगेगा कि हम पहले से इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। और सर कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप राइट। क्लास में से आप क्लास में पढ़ाते थे, मैं घर जाके उस हाँ चीज को रिवाइज करती थी। सर क्या होता है, आप कॉलेज जा रहे हो, आप मेट्रो में कॉलेज जाओगे, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक लोग मेट्रो से हाँ ट्रैवल करते हैं। तो राइट। मेट्रो में आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। सर कॉलेज में आप क्लास में कोई सुनता तो कोई भी नहीं है, ये तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। तो फिर उसमें हाँ भी सर मैं क्या करती थी, कॉलेज की क्लासेस के अगर बैठती थी भी जब क्लास में, तो मैं हाँ। नोट्स बनाती थी अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये तो मैंने किया ही है। तो सर टाइम अगर ठीक से यूटिलाइज करने का दिमाग में होगा, आप डेफिनेटली करो। और सर मैं तो सर आप तो जानते हो, मैं आई एम नॉट द वन जो सिर्फ पढ़ती हूँ। मैं तो साथ में थोड़ा हाँ एंजॉय भी करती थी कॉलेज वो से, कभी बताऊंगा, मैं कभार इधर बच्चों को उधर बताऊंगा, घूमने वो मैं जाना। बताऊंगा, वो बताऊंगा। तो सर ऐसा ये ना मिथ है लोगों का कि कॉलेज उम्मीद है। हाँ टाइम आप अगर निकालना है, तो आप 2 घंटे भी सही तरीके से निकालो तो वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 8 घंटे आप वेस्ट कर करके जो निकालते हो। माने अब एक बात तो ये बता। मिथ है, अगर आप करना चाहोगे तो डेफिनेटली। हाँ माने अब एक बात बता, कॉलेज के अलावा और जो क्लासेस चल रही हैं उसके अलावा सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देती थी दिन में, कितना दे पाती थी। हाँ जी सर, जब कॉलेज हमारा चल रहा होता था, तो मैं हाँ आपको अप्रोक्सीमेटली वीकेंड्स और वो सब ऑन एन एवरेज लेके बताऊं, तो सर आई थिंक 3 to 4 आवर्स निकल जाता था पर डे का। पर डे का 3 to 4 आवर निकल तो आते थे। अलोंग विद क्लासेस वो क्लासेस के बाद जो आपका सेल्फ स्टडी होता है, उसमें तो आपको आई थिंक 8 आवर्स तो निकालने, मतलब वो तो 6 to 7 बात आवर्स की तो बात है कि जब वो मिनिमम फेज, बेसिक जब होता है। क्लासेस हाँ खत्म हो जी। जाती है तब की बात है, लेकिन नॉर्मल अगर हाँ मैं जी बंदा सर। बिल्कुल बहुत बिजी शेड्यूल में चल रहा है, कॉलेज चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद भी 3 आवर कैसे निकालती थी वो भी बता दे बच्चों को। 7 साढ़े 7 फ्री हुई तो क्या करती थी घर जाके क्लास के बाद। तो नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्रेक लेती थी। हाँ और फिर उसके बाद सर 8 बजे। 2 घंटे तो निकल ही जाता है सर। मैं हाँ जी सर, मैं इसको ये लेके बता रही हूँ, वीकेंड्स और उसकी ऑफ लेके मैं
काउंट करके बता रही हूँ, टोटल मतलब नंबर आप ये समझो गाइस, ये कहना चाह रही है कि अकोमोडेट कर लो। ये कहना चाह रही है, आप समझना कहीं मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, कि वो हो सकता है कि वो जिस दिन क्लासेस होती थी वो बेचारी 1.5 घंटे 2 घंटे ही निकाल पाती हो, लेकिन वो वीकेंड में उसको कवर करके जो उसकी जो वीकली एवरेज आती थी पर डे के हिसाब से वो 3 to 4 आवर डे आती थी। ऐसा कहना चाह हाँ रही है जी, मान्या? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बोलना चाह रही है हूँ। ना? हाँ। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। माने अब रैंक के लिए क्या ऐसी एक्स्ट्रा पढ़ाई करी थी कि फाउंडेशन में भी रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 50, इंटर के अंदर अगेन ऑल इंडिया रैंक 21, है ना, नॉर्थ इंडिया के अंदर रैंक 3, ऐसा क्या एक्स्ट्रा करा था कि या ऐसा क्या, मतलब बच्चे जानना चाहते हैं कि रैंक होल्डर बच्चे ऐसा क्या पढ़ते हैं कि जो ये इंडिया में इतने अलग हो जाते हैं और इतने नंबर अलग ले आते हैं, कि इनका ऐसा कैसा आता है, क्या करती थी एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सर मैं स्ट्रेटेजी दो बनाई तीन थी? सर मैं बताती हूँ, 2-3 चीजें हैं सर। पहली चीज तो जैसे मैं पहले भी बोल चुकी थी, कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट ये सीए की ऐसा सर एक भी सब्जेक्ट हमारा नहीं है जो हम लास्ट के 2 महीने में भी कर सकते हैं। राइट राइट राइट। कंसिस्टेंट रहो, चाहे आप कम पढ़ते हो पर डे। सर आई एम नॉट समबडी हु स्टडीज फॉर 14 to 16 आवर्स अ डे। आई यही एम रादर नोट कर समबडी लो, हु नोट कर स्टडीज लो, फॉर। नोट कर लो भाई। 14 से 16 घंटे जो टीचर्स वीडियो बनाते हैं, बताते हैं बच्चों को 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, वो बकवास है। मैं बच्चों को क्लास के अंदर भी बोलता था कि अपना ना जिंदगी में सीए कर रहे हो ना तो कूल रह के सीए करो, दुनिया को फील मत करवाओ कि मैं सीए कर रहा हूँ, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, इसको लगा हुआ है, इतना मोटा नहीं कि इसको पढ़ाई की वजह से लगा हुआ है, इसको उस चश्मे में मत जाना, मतलब इन द सेंस कि अगर आप इसको कभी क्लासेस से, मैं तो इसको 2 साल पढ़ाया, 2.5 साल, तो मैंने इसको देखा है, मेरे सामने ही फाउंडेशन इसने मेरे से पढ़ा, इंटर इसने मेरे से पढ़ा। ये कोई वो वाली बच्ची नहीं कि जो बच्चे प्रेशर में होते हैं, है ना, बहुत टेंशन हो गई है, सीए कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, उनकी शक्ल पे टेंशन दिख रही होती है। ये आएगी, कूल से बैठेगी, बड़े आराम से सुनेगी, सारे बच्चों से बात करेगी, हाई हेलो करेगी, कि पढ़ने वाले बच्चों ने जैसे किसी से बात नहीं करते, वैसा वाला इसका नेचर नहीं था। तो वो अभी मैं तुम्हारे को ये बताएगी, गाइड करेगी कि कैसे कि 14-14 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है कि इंसान नॉर्मल डे के अंदर जब उसकी क्लासेस चल रही हैं, वो 3 to 4 आवर डे जितना टीचर करा रहे हैं उतना कर ले, कोई उन्होंने होमवर्क वगैरह दिया वो कर ले। उसके बाद जब क्लासेस खत्म हो जाए, दिन में 7 से 8 घंटे का, 10 घंटे का, 8-10 घंटे, मैं अपर साइड पे बोल रहा हूँ, 7-8 घंटे की भी बना लोगे ना, तो 4 घंटे क्लास जाया करते थे, उसी 4 घंटे को सेल्फ स्टडी में ले आओ, और 4 तुम पहले ही पढ़ रहे थे, तो तुम्हारे लिए बहुत है वो, इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आवर्स के हिसाब से पढ़ाई कैलकुलेट नहीं होती है कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। अब मान्य बता कुछ इसके आगे ऐड ऑन कर, कुछ करना चाहती है तो? हाँ जी सर। सर वही जैसे अभी आपने बोला, एक तो बोली चीज होगी सर। दूसरी आई थिंक प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हाँ अगर आप, क्योंकि सिलेबस हमारा इतना वास्ट है कि अगर आप बिना प्लानिंग के चलोगे ना, बेसिकली वो से कहते हैं ना, शूटिंग एरोज इन द स्काई, बिल्कुल वो हो जाएगा। हाँ हाँ। एम लगा के चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मंथली टारगेट सेट करो, फिर उस मंथली टारगेट के अंदर आप वीकली टारगेट सेट करो, उस वीकली टारगेट से आप डेली टारगेट सेट करो। राइट राइट तो राइट। ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जैसे सर ने बोला कि नंबर ऑफ आवर्स से कभी डोंट मेजर योर आउटपुट हाँ ऑन द बेसिस ऑफ राइट नंबर ऑफ आवर्स। राइट और अपना आउटपुट मेजर करो कि आप कितने टॉपिक्स अपने कवर कर रहे हो पर डे के बेसिस पे, राइट राइट। उसको कंसिडर करो। और सर तीसरी चीज बोलूंगी सर, एक तो जैसे सर ही हमारे बहुत सारे टेस्ट लेते थे, हाँ तो हाँ जो भी टेस्ट होते हैं उसको डेफिनेटली देना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट जो आईसीआई निकालता है, आरटीपीज, एमटीपीज, राइट राइट इनको राइट। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी। टाइम करके इसको प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा आफ्टर गिविंग योर टेस्ट आप अपने आंसर्स, अगर आपके टीचर चेक नहीं भी करते थे, 2 सर हमारे टेस्ट चेक करते थे लेकिन सब हाँ टीचर्स नहीं करते, तो अगर हाँ। सर आपके टेस्ट चेक नहीं भी कर रहे हैं तो आप खुद उनके सजेस्टेड आंसर्स निकालो। आप कंपेयर करो अपना आंसर और आईसीआई का आंसर। मैंने राइट ये बहुत किया लास्ट में, क्योंकि लास्ट में क्लासेस नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ द राइट पैंडेमिक। राइट राइट तो मैं राइट। अपना आंसर को आईसीआई के आंसर से कंपेयर करके देखती थी, और मैं ट्राई करती थी कि मैं जितने आंसर उनके पॉइंट, उनके जितने भी पॉइंट्स हो, वो सारे अपने हाँ, आंसर में इनकॉर्पोरेट करूँ। बहुत और सर एक बढ़िया। और चीज, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो ना थ्योरी सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सर ये चीज मैं हाँ बता देती हूँ कि अगर आपको थ्योरी में मार्क्स स्कोर करना है 70+ हाँ या वट एवर, हाँ 60+ भी, तो हाँ। थ्योरी सब्जेक्ट्स के भी आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। करनी पड़ेगी, राइट, हाँ। डेफिनेटली आप उसको लिख के, एक पेपर 2 पेपर, वो तो बेयर मिनिमम है, डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करो। माने एक क्वेश्चन मेरा, आई थिंक तूने बहुत कमाल करा है इस बार, मतलब सीए इंटर के लॉ में 60 नंबर लाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और 78 मार्क्स लॉ में, जो मतलब मेरे को, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ गाइस, इसकी एक खासियत, मेरे पास आया इसका फोन कि सर मैं रैंक होल्डर बन गई, और जब इसका मेरे को मैसेज आया तो इसने मैसेज पे लिख के भेजा कि सर मैं पास हो गई, नो डाउट, वो एक अलग बात है कि चलो मेरी रैंक भी आ गई, कह रही मैं 70+ लॉ में देख देख के खुश हो रही हूँ कि इतने नंबर लॉ में नहीं आते। कहती 90 मेरे अदर सब्जेक्ट में ना, तो उतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ अकाउंट्स के अंदर, कॉस्ट के अंदर तुम्हें नॉर्मली दिख जाते हैं उतने नंबर,
लेकिन जब कोई बंदा बोलता है ना लॉ में 75 अबव, तो एकदम से सामने वाले उसको देख रहा होता है ऐसा क्या कर दिया कि 75 अबव ले कैसे आया है बच्चा। मैंने ऐसा क्या करा था लॉ के अंदर 78 नंबर आ गए यार, कमाल कर दिया तूने, है? सर सारा थैंक यू आपको ही जाता है ऑनेस्टली सर। सर की जो बुक थी, जेन्युइनली बोल रही हूँ, नॉट क्योंकि सर के साथ इंडिविजुअली इस वजह से हाँ नहीं बोल रही, मैंने सर की बुक के अलावा और कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। हाँ, ऑनेस्टली कि मैंने सर की बुक को ही 3-4 बार पढ़ाई करी थी, और सर हमेशा हमें बताते थे आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, कि राइट पहले राइट आप फैक्ट्स मेंशन करो, फिर राइट प्रोविजंस मेंशन करो, फिर कंक्लूजन मेंशन करो। तो वो आप पैटर्न जो है उसको फॉलो करो, और सर की जो भी बुक है उसका हर एक आप लाइन पढ़ो। सर की बुक में ऑनेस्टली बता रही हूँ कोई भी लाइन यूजलेस नहीं होती। तो हाँ असल ये है राइट, कि बहुत बच्चे ना इंपॉर्टेंट पे बहुत जाते हैं, तो गलत सीए के करते हैं। एग्जाम्स में लेट मी हाँ टेल यू, देयर इज नथिंग लाइक इंपॉर्टेंट एंड हाँ, अनइम्पोर्टेंट। और एग्जाम के माने वो दिन में जो जो पीछे जो मैंने बुक के आपके पीछे हिसाब से आरटीपी सबसे, एमटीपी डाल रखे थे वो भी हेल्प करते होंगे बहुत सारे, मैंने सब कुछ पहले ही हाँ कवर जी कर रखा सर, है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल 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 वही चीज है कि वहां से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, हाँ कैसे आपको आंसर आंसर की एक्सपेक्टेशन क्या है उनसे आपकी। राइट तो राइट आई थिंक राइट, वो चीजें बहुत, सब मैंने ऑनेस्टली और कुछ नहीं करा, और बस आपने जो भी टेस्ट दिए वो टेस्ट सारे अटेम्प्ट किए, हाँ आपने जो भी क्लास में पढ़ाया मैं घर हाँ जाके उसको अपने हिसाब से बढ़ती थी, कि मेरे को हाँ, सर ने तो पढ़ा दिया, सब कुछ समझ में आता है, अब जब सही तक खुद बात, नहीं पढ़ोगे तब तक कोई सेंस था। तो सही मुझे याद है बात, आप क्लास में भी कहते थे कि अगर जाके नहीं पढ़ोगे सब कुछ ऊपर से जाएगा, बिकॉज यार जाएगा, हाँ टेक्निकलिटीज होती हैं इसमें राइट काफी राइट इन्वॉल्व। राइट तो राइट, घर जाके उसको रिवाइज करो, जैसे सर अकाउंट्स कॉस्टिंग का तो होमवर्क सब कर लेते हैं, सब कर लेते लेकिन हैं। ये थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना उतना इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट से जैसे आपने बोला था रैंक का क्या रीजन होता है, सर हाँ, ये रीजन होता है आई थिंक कि हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वली इंपॉर्टेंस इक्वल दोगे। इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी पता है कहाँ वही, करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ गड़बड़ी होती क्या है। जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, वो उसी को ज्यादा करने लग जाता है, उसी की प्रैक्टिस ज्यादा करता है उसको, क्योंकि अच्छा लग रहा होता है वो सब्जेक्ट। अब उसको ये नहीं समझ आ रही कि हम उल्टा जा रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट कम है हमें उसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो लुढ़का देगा। तो बेसिकली हमारे को जो अच्छा है हम उसको और अच्छा करने लग जाते हैं, और जो बुरा है उसका हम ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो मेरा मानना है कि अगर आपको रैंक होल्डर बनना है तो आपकी हर सब्जेक्ट पे इक्वल इंपॉर्टेंस होनी जरूरी है, आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आएगी, वरना नहीं आने वाली नहीं। अच्छा माने एक क्वेश्चन और, बहुत सारे बच्चों को लॉ में आता है क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स की, चलो वीडियो में वो वीडियो बच्चों को भी सिखाता हूँ, तुम्हें क्लास में भी सिखाता था। माने ये जो बच्चे बोलते हैं कि लॉ में सेक्शन याद करने जरूरी होते हैं क्या, सेक्शन लिखने जरूरी है? सर ऑनेस्टली जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैंने भी कोशिश तो करा था कि मैं याद कर लूं, स्पेशली कंपनी लॉ के, सर आप भी क्लास में याद जैसे होगा ना, मैंने मैं बताया था जूनियर थी। कंपनी लोग याद करने जरूरी है, जरूरी है, हाँ बताई थी जी ना। हाँ जी। और माने सर याद भी लेकिन होंगे तेरे एक को। चीज मैं बताती हूँ, हाँ सर अभी भी काफी सारे याद होंगे सर, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी कि सर हमारा जब पेपर आया था ना, जो मेरा पेपर था, देख भी हाँ, सकते हैं आप जाके, November 20 अटेम्प्ट का, उसमें ना बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही उन्होंने सेक्शन लिख दिया था। अच्छा फिर अच्छा ऐसा भी था कुछ क्वेश्चन में सेक्शन उनकी तरफ से लिखा हुआ था, अच्छा, नहीं कुछ क्वेश्चन में कह रही हूँ सिर्फ। तो आई हाँ थिंक अगर आप याद कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी याद कर सकते तो ऐसा नहीं है कि फिर भी यू कैन नॉट स्कोर वेल, आप अच्छा। अपने माने अब एक चीज कॉन्सेप्ट और, को फोकस करो बस। एक चीज और मान्या, हाँ जी बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जो मैंने क्लास में भी बताया था, क्या पेपर में लॉ की एज इट इज बुक छापनी होती है, तुम अपनी वर्डिंग में लिख सकते, लिख सकते हैं ना बिल्कुल। सर, आई थिंक लॉ की जितनी टेक्निकलिटी है वर्डिंग में, उसको याद करना तो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सर मेरे लिए नेक्स्ट तो था मैं मतलब। भी नहीं लिख सकता, तो अगर मैंने मान्या, समझा उसको। मतलब मैं आज आज तक इतनी बार पढ़ा चुका, मान्य चलो रैंक होल्डर हो गई, लेकिन मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, मेरे को भी अगर कोई आज के दिन बोलेगा एज इट इज लॉ की वर्डिंग लिख दो, तो मैं नहीं लिख सकता। तो तो नहीं लिख वो मिथ सकते। अपने दिमाग से निकाल दो कि लॉ की एज इट इज वर्डिंग लिखनी होती है। आप अपनी इंग्लिश के अंदर लिख सकते हो, बस उधर ना जगह जगह लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती है बीच बीच में, जो मैं क्लास में बच्चों को बताता था। जैसे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज का स्कोप वाइडर है, लॉ में उस चीज को बोलते हैं इसका एम्बिट वाइडर है, एम्बिट, वहां पे एक वर्ड चेंज हो गया। अच्छा जैसे बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में उसे बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। वो एक ना छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पर्टेनिंग टू, हाँ जी। है ना, वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको बीच बीच में लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, अदरवाइज आप नॉर्मल प्लेन इंग्लिश जो आप लिखते हो वो लिख सकते हो। ये दिमाग से मिथ निकाल दो कि एज इट इज लॉ की ही वर्डिंग यूज करनी है तो ही नंबर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सही है मान्य, ऐसा ही होता है। सर बिल्कुल सही, बस एक चीज की भाई थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आना हाँ चाहिए आप दिखना जब लिखते चाहिए, हो उस चीज में। आंसर में उसको बिल्कुल क्वालिटी दिखनी कैजुअली चाहिए, नहीं लिख सकते आप, बस चीज बिल्कुल को भी बस एक कैजुअली क्वालिटी नहीं। दिखनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग तो कोट नहीं कर सकते सर, मैं तो नहीं कर सकती, मतलब बाकी आई नहीं नहीं डोंट नहीं, नो। करने वाले करते होंगे, लेकिन मैं भी नहीं कर सकता, तो अगर ये ऐसे टेंशन ना ले, मैं भी नहीं कर सकता एज इट इज, कोई मेरे को लगता है। और जो कर रहा है वो बिल्कुल ही रट्टा मार रहा है तो अलग बात है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली चीज है, वो हो तो भी नहीं उसका कोई सकता, पॉइंट नहीं है। है ना। अच्छा माने ये हो गया। माने क्वेश्चन आता है जो बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि रैंक को प्रिपेयर करने के लिए, अगर सपोज मेरे को अभी भी याद है
तेरे को तो एक्स्ट्रा एज मिल गया था। कैसे कि मेरे को याद है कि जैसे कोई बच्चा एक फाउंडेशन नवंबर में निकालता है तो उसका इंटर का अगले साल का नवंबर पड़ता है पहला टर्म, ऐसा ही होता है ना। अब सपोज उसका इंटर का अगले साल का नवंबर पड़ रहा है एक साल में, तो क्या एक साल, मेरे को याद है कि तूने नवंबर नहीं दिया था, तूने स्किप 6 महीने बाद करके तूने मई देना था। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या हो गई थी, उस टाइम कोरोना आ गया और उसकी वजह से तेरा वो भी स्किप हो गया और उसकी वजह से तूने ये नवंबर दिया। तो देखा जाए तो तेरे को तो इफेक्चुअली 2 साल मिल गए तैयार करने के लिए सीए इंटर, बिल्कुल बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक किस्म से देखा जाए तो नॉर्मल बच्चे को अगर एक साल मिले तो क्या वो एक साल में भी रैंक ला सकता है इसी तरीके से। जैसे अगर 2 ग्रुप दे, या तेरे हिसाब से बच्चे को एक अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए, 6 महीने जाकर मई में देना चाहिए पेपर? सर मेरा डिसीजन स्किप अटेम्प्ट करने का सिर्फ कॉलेज की वजह से था। अगर कॉलेज नहीं करी होती तो डेफिनेटली नवंबर 19 में ही दिया होता एग्जाम। मैं आपको तो बता देता हूँ कॉलेज के गाइस, साथ आई थिंक एक मुश्किल हो मिनट माने, जाता एक है। मिनट, एक मिनट, मैं गाइस आपको हाँ बता जी। देता हूँ, इसने नवंबर 18 के अंदर फाउंडेशन क्लियर करा था मान्या ने। उसके बाद इसका नवंबर 19 फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ रहा था सीए इंटर का। और इसने ये डिसीजन लिया था क्योंकि इसके साथ ये अकेली नहीं थी, बहुत सारे बच्चों ने ये डिसीजन लिया था कि हमें रैंक के लिए तैयारी करनी है, बहुत ग्रुप निकालने हैं, तो हम ये नवंबर ना देकर मई 20 देंगे। और क्योंकि इस कुछ में कुछ बच्चे रेगुलर वाले थे, किसी की अपनी प्लानिंग थी, किसी की अपनी टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कि हम बहुत ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर करके एक ही बार में बहुत देंगे, रैंक लेंगे, तो उन्होंने एक अटेम्प्ट स्किप करके मई के लिए प्लान करा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मार्च में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, उसकी वजह से वो मई अटेम्प्ट इन लोगों का खत्म हो गया और ये लोग नहीं दे पाए, और उसकी वजह से इन्होंने बाद में अल्टीमेटली अटेम्प्ट दिया नवंबर। तो बेसिकली अगर हम वहां से देखो 2018 नवंबर से लेकर इसका जो अटेम्प्ट पड़ा वो नवंबर 2020 पड़ा, तो इसको इफेक्चुअली 2 साल मिल गए। लेकिन नॉर्मल बच्चा अगर तैयारी करेगा तो उसके लिए हम इससे बात करते हैं कि क्या पहले 9 महीने में तैयार हो सकता है, या 6 महीने और स्किप करने चाहिए, वो बेटर रहेगा, क्या फायदा मिलता है। या ऐसा भी देखो इस चीज के ना फायदे भी तो नुकसान होते हैं, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि 6 महीने ज्यादा मिल गए ना, उसको ढीले पड़ जाते हैं, फिर आराम से करेंगे तैयारी, को टाइम और बर्बाद कर बैठते हैं और उनका ग्रुप ही खराब हो जाता है। बिल्कुल। माने क्या होता है, कैसे करना चाहिए बच्चे को, अगर तो अब जैसे सपोज ये मान के चल कि तेरा कोई जूनियर है, वो पहली बार वीडियो देख रहा है और उसको सपोज आगे प्रिपेयर करना है, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे अभी हैं जो अभी इस नवंबर में जब तूने इंटर निकाला उन्होंने फाउंडेशन निकाला, अब वो कमिंग नवंबर में इंटर देना चाहते हैं, तो क्या तेरे हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए कि वो इस नवंबर में बोल दें, उनको स्किप करना चाहिए, क्या रहना चाहिए उसको, थोड़े से अपने हिसाब से आइडिया दे। बाकी तो हर बच्चा अपने हिसाब से करता है, लेकिन स्टिल तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बिल्कुल है ना। सर, आई थिंक जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, जैसे बच्चे जिनने अभी क्लियर किया होगा एग्जाम्स, उन्होंने प्रिपरेशन अपनी डेफिनेटली स्टार्ट कर दी होगी। राइट, तो जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने माइंड में तो यही रख के स्टार्ट कीजिए कि हमें बहुत ग्रुप देने, तो नवंबर हमारा अर्लीस्ट अटेम्प्ट ही देना है। सर आई थिंक सर हर बच्चे का अपना कैपेसिटी होती है। अगर आप पढ़ सकते हो 10 आवर्स अ डे सर, क्योंकि अब तो अगर जो रेगुलर कॉलेज वाले भी होंगे उनका वो भी भी सब घर कुछ पे ही है। ऑनलाइन मोड में ही हाँ, है। हाँ हाँ, जी। सर सर मेरे हिसाब से ऑनेस्टली एक्स्ट्रा टाइम जो होता है ना सर, वो कभी बेनिफिशियल नहीं होता। नहीं सर होता, जैसे हाँ, हमें कहने के अगर 6 महीने एक्स्ट्रा मिले थे सर, लेकिन वो 6 मंथ्स में इतना वो खराब टाइम था कि वो लॉस में, मतलब मुझे लगता है कि वो उसका फायदा नहीं हुआ जनरली किसी को भी। चलो सर, वो हाँ, तो खैर डिफरेंट सर्कमस्टांस था एकदम। हाँ, लेकिन सर ये मैं बोलूंगी कि अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यही दिमाग में रख के स्टार्ट करो कि बोथ ग्रुप देना है हमारा अर्लीस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट में। फिर सर अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सब्जेक्ट पे क्या ग्रिप आ रहा है, क्या आपका प्रिपरेशन लेवल है। तो आई थिंक सर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि वी शुड गो फॉर सिंगल सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और अभी। सर तो आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब यही मैं पूछना माने चाहूंगी। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी प्लानिंग दी बच्चों को, जो अपने हिसाब से समझाई, वो मैंने ये समझाई कि आप लोग जब जनवरी, जैसे जिन बच्चों ने दिसंबर पेपर दे दिए थे, नवंबर की जगह दिसंबर में हुए थे, तो जिन बच्चों ने पेपर दे दिए थे, तो मैंने उनको ये बोला था कि आप लोग पेपर देते ही क्लास लगा लो। जैसे मेरे को याद होगा तुम लोगों ने मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है, ऐसे ही लगाई थी, रिजल्ट का वेट नहीं किया था, मगर मेरे ख्याल से तू रिजल्ट के बाद आई हाँ थी, जी सर। तो मैंने रिजल्ट का वेट किया था। हाँ जी सर। सर मेरा एक्चुअली कॉलेज के एग्जाम्स भी थे। हाँ मान्य, आवाज आ रही है अब? हाँ जी हाँ सर। जी, वो पता नहीं क्या हो गया था, अपने आप ही बंद हो गया। तो मैं कह रहा था कि हाँ, तूने कॉलेज के एग्जाम भी थे, मतलब, और उसकी वजह से तूने रिजल्ट का वेट किया। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी अगर सर। नॉर्मल जैसे मैंने बच्चों को प्लानिंग किया थी कि जैसे तुम लोग अभी आए हो, तो मान लो अगर तुम्हारा जनवरी में रिजल्ट आया या फेब के स्टार्ट में आया, तो तुम लोग फेब, मार्च, अप्रैल, मई मिड तक ग्रुप 1 निपटा लो अपना। मैंने जो टारगेट दिया उनको, बिल्कुल मई सर, मिड बिल्कुल तक। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रुप 1 जो है ना, एज कंपेयर टू ग्रुप 2 बड़ा है, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह बड़ा हाँ सब्जेक्ट है, जी। ग्रुप 2 छोटा है हाँ ना। जी सर। ये तो हर बच्चे को पता हाँ है जी कि बिल्कुल बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल सर। ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो ग्रुप बिल्कुल 1 बिल्कुल मैंने सर, उनको बिल्कुल। टारगेट दिया कि आप मई मिड तक निपटा लो, उसके बाद मई का हाफ,
जून जुलाई अगस्त, अगर मेरा तो टारगेट ये था कि जून जुलाई अगस्त के भी मिड तक निपटा दो, अगर नहीं जा रहा तो अगस्त एंड तक क्लास लेके जाओ, इसके बाद तुम्हारा पढ़ाई नहीं चलनी चाहिए, क्लासेस नहीं चलनी चाहिए बोथ ग्रुप की। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल सितंबर, बिल्कुल सर। अक्टूबर और नवंबर के भी इस बार 20 तारीख के आसपास से पेपर है, तुम्हारे को 2 महीना 20 दिन मोटा मोटा 60 70 80 85 डेज तुम्हारे को रिवीजन करने के लिए मिलेंगे। और उसमें अब तुम तुम्हारी जब 2 ग्रुप की क्लास होगी तुम देखो कि तुम लोग कैपेबल हो, क्योंकि तुम एक बार तो तुम उसी टाइम पढ़ाई कर रहे हो जिस टाइम क्लासेस चल रही होंगी, और उसके बाद तुमने बीच बिल्कुल में बिल्कुल सर। मल्टीपल रिवीजन का प्रोग्राम बनाया ही होगा जो तुमने पहले पढ़ रखा है। और उसके बाद जब अगस्त में बिल्कुल क्लासेस खत्म हो जाएंगे उसके बाद तुम फुल फ्लेश पढ़ाई पे उतर जाओगे प्रॉपर 2 ढाई महीने। तो मैंने तो उनको यही सजेशन दिया था कि तुम्हारे को अगर उस टाइम पे क्लासेस अगस्त खत्म होने के बाद तुम्हारे को उसी टाइम पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम लोग अभी 2 ढाई महीने में निपटा सकते हो और अच्छे तैयार करके, तो उसी नवंबर में दे दो। और नहीं आ रहा तो, और अगर तुम्हारा रैंक का ही ड्रीम है तो मेरा सजेशन यही था कि सिंगल करके मत देना, फिर एक अटेम्प्ट स्किप करके अगले में बोल दे देना। क्या यही होना चाहिए प्लानिंग, या इसके बिल्कुल अलावा कुछ और बिल्कुल होनी चाहिए? सर, आई थिंक सर बिल्कुल ठीक है कि अगर आप, अब अगर आप 2 ग्रुप्स देना चाहते हो हाँ और आपकी प्रिपरेशन 9 महीने में नहीं हो पाई है, सर आई हाँ थिंक इट इज फाइन टू टेक एन एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप सिंगल सिंगल करके दोगे। तो हाँ, आप आर्टिकल अल्टीमेटली 6 जाओगे तो मई में। जनरली वही वही सर, बिल्कुल वही लॉजिक है कि, तो हाँ आई थिंक फिर एक्स्ट्रा सर, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 6 महीने ले रहे हो तो सर हाँ बहुत सोच के लो कि, क्योंकि सर मैंने बहुत लोगों का देखा है कि क्या होता है कि अभी हमने, आप जब एक्स्ट्रा 6 मंथ्स ले लेते हो तो आपको क्लासेस लिए भी ज्यादा टाइम हो जाता है। तो राइट सब्जेक्ट के साथ इन टच रहना, वो मोटिवेशन लेवल मेंटेन करना, दैट इज नॉट वेरी सिंपल। तो अगर राइट। आप उस सब के लिए तैयार है तो ही वो आप एक्स्ट्रा 6 मंथ्स का डिसीजन लो। सिर्फ रैंक का सुन के वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसके हाँ जेन्युइनली थॉट दो अगर आप लेना चाहते हो तो, क्योंकि जेन्युइनली फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सिर्फ राइट। पॉजिटिव नहीं, साथ में थोड़ी नेगेटिव चीजें भी होती है, तो सबको सोच के तो मैं चलना इसी चाहिए। में गाइस एक चीज हर क्लियर चीज कर देता आपको। हूँ कि अगर अगर कहीं से भी ऐसा फील हो रहा है ना कि यार मैं 6 देखो, इस टाइम पे पेपर से 9 महीने पहले सोचना और लास्ट के 2 महीने में इंप्लीमेंट करने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। औकात ना बिल्कुल इंसान को अपनी ना स्टार्टिंग में नहीं दिखती, वो आखिरी 2 महीने में दिखती है। वो जो आखिरी का 1 महीना प्रेशर नहीं झेल रहा होता ना, और वो एक पेपर दे के आके अगले पेपर देना होता है और एक रात में सारी बुक खत्म करनी होती है, तब प्रेशर ज्यादा होता है। तब पता लगता है कि मैंने 2 ग्रुप में पैर डाल के अपना गलत कर लिया। तो अगर किसी को पहले से ही ऐसा फील हो रहा हो कि ये हालात ना अभी नहीं होंगे, कहीं तुम ये सोचो कि तुम अभी 6 महीने स्किप कर दोगे तो अगले 6 महीने में बढ़िया हो जाएगा, जब भी पेपर आएंगे हालात सेम वैसे हो जाएंगे। हालात एकदम से वैसे ही हो बिल्कुल सर, जाएंगे ये पेपर बात से 1 महीने पहले। 100%। तो वो हम इतने डाउन हो जाते हैं उस टाइम पे, बंदा इतना लो फील करता है कि इतना प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, इतने पेपर होते हैं। तो अगर कहीं से भी ऐसा लग रहा हो कि अगली बारी में भी बहुत ग्रुप की गड़बड़ी अटक सकती है, तो बेटा फिर 6 महीने बर्बाद मत करना, रैंक गई भाड़ में, उस टाइम सिंगल ही दे देना अगर तुम्हारा रैंक का ना भी हो, क्योंकि निकालना पहले जरूरी है। रैंक एक बार को इंटरव्यू में ऐसे दिलवाती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर रैंक नहीं आएगी तो जिंदगी बर्बाद सीए बन जाओगे, ऐसा कुछ सर भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना करियर सक्सेसफुल हो जाएगा, मगर अगर कैपेबिलिटी ना लगे तो। लेकिन अगर ड्रीम है, और देखो वैसे जो बंदा ठान लेता है ना और जिसका ड्रीम होता है तो वो कर ही लेगा। लेकिन स्टिल अगर मन में आ रहा है सेकंड थॉट कि नहीं हो पाएगा, अगर कहीं से भी ऐसा आ रहा है तो रिस्क मत लेना, नवंबर में सिंगल दे के अगले वाले मई में बहुत दे देना कहीं से, क्योंकि हमें ना किसी और को नहीं कंपेयर करना। मान्या अपने एंड से जितना बेटर गाइड कर सकती है वो करेगी, मैं अपने एंड से जितना बेटर गाइड कर सकता करूंगा। लेकिन हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी खुद ही पता होती है अंदर से कि वो किस लेवल पे है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी कितनी पढ़ाई हो रखी है, किधर वो जा रहा है। तो कहीं से भी ना दूसरों से मोटिवेशन लेना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दूसरों की तरह स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे ना, और तो बेटा बाद में पछताओगे। तुम्हें नहीं पता कि देखो क्या होता है कि वो अभी आके समझा रही है, हमें नहीं पता, वो सिर्फ वही जानती है कि उसको कितना पेन रहा होगा उस टाइम पे इतनी मेहनत करने के लिए। वो मैं भी नहीं बता सकता, मैंने अपने टाइम पे जो फेस करा मैंने, वो जब तक तुम उस लाइन से नहीं निकलोगे ना, उस दौर से नहीं गुजरोगे, तुम्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कितना पेन उस टाइम पे होता है। तो वो बात की बात होती है, इसलिए पहले ही माइंड मैच्योर करके चलना। क्योंकि ना मेरा मानना ये है कि बाद में भी 2 देकर दोनों निकले, उससे बेटर एक एक करके निकाल लो, है ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल इस नवंबर बिल्कुल में भी दोनों नहीं निकले, अगले मई में प्लान करें कि फिर 2 देंगे, दोनों फिर ना निकले, इतना प्रेशर है, तो एक एक करके निकाल लो। और लगता है कि नहीं मैं इस लायक हूं, मैं निकाल लूंगा, तो बेटा फिर निकाल ही लोगे, फिर किसी से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, फिर खुद ही निकाल लोगे इस हिसाब से बिल्कुल टारगेट बना के, है ना मान्य? या कुछ और बताना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड बिल्कुल और सर। करना है? सर एक चीज लास्ट ऐड ऑन करना हाँ। चाहती हूँ। हम्म। सर मैंने बहुत बच्चों का देखा है कि वो लोग ना एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं सोते वो। तो ये हाँ मैं जेन्युइनली सबको बोलना चाहती हूँ कि ये गलती ना प्लीज आप गलती से मत करना। बिकॉज हाँ। एग्जाम में कुछ भी रटा रटाया काम नहीं आता, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही राइट। आपको काम आएगा। तो रेस्ट लेना, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप, इट इज मैंडेटरी।
वो तो है मैंने बहुत बच्चों को 5 से नोटिस 6 किया ये घंटे करते बेटा हुए। कम से कम सोना पड़ेगा। मैंने अपने इसके मानने की बात से मेरे को याद आया, मेरे को आज भी याद है, एक लड़की आई थी सीएस के अंदर। तो क्या होता है सीए में, तो क्या होता है एक पेपर एक छुट्टी होती है, सीएस में क्या होता है बेटा कॉन्टिन्यूस पेपर होते हैं, 5 पेपर है 6 पेपर है, तो 6 दिन जाना है। अब वो क्या होता है कि एक पेपर दे के आया, अभी एक का प्रेशर खत्म नहीं हुआ, अगले दिन का फिर पेपर है। सीए में तो क्या होता है कि चलो एक दिन बच्चा पेपर दे के आया, अगर उसका खराब भी हो गया तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करेगा, अगले दिन तमीज से अगले पेपर की पढ़ाई करेगा और अगला पेपर दे देगा उससे अगले दिन। सीएस में तो इतना भी नहीं मिलता टाइम। तुम्हारे, मेरे को आज भी याद है एक लड़की 3 पेपर दे के आई, 3 रात से सोई नहीं, उसके तीनों पेपर अच्छे गए, चौथे पेपर में क्लास में बेहोश हो गई, क्योंकि वो सोई नहीं थी। और चौथे पेपर में क्लास में बेहोश हो गई, उसको उठाया, उठाने के बाद डॉक्टर ने बोला, जो स्कूल के अंदर जहां सेंटर पड़ा था, जो उनके फर्स्ट एड वालों ने अपने डॉक्टर बिठा रखे थे, कि अगर आप इनको बिठाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी, इनका पेपर भिजवा दो इनको। चौथे पेपर में उसको घर भेज दिया, और एक पेपर में तुम्हारे को पता है एक पेपर खत्म तो ओवरऑल ग्रुप खत्म। क्या फायदा वो 3 स्लीपलेस नाइट्स का। तो बेटर है कि 4 5 6 घंटे जितना आपको कंफर्टेबल लगता है कि इतनी नींद लेके ही मैं पेपर बैठूं, उतनी ले लेना, स्लीपलेस नाइट पे मत जाना। एक बार को ना पहली रात तो फिर झिल जाती है, क्योंकि अभी तक तुमने पेपर नहीं दिए, तुम इतना टाइम से पढ़ सो आराम से सो रहे थे, तो जब पहले पेपर से एक रात आती है ना, उसमें तो बच्चा फिर भी एक बार को मैनेज कर लेता है स्लीपलेस नाइट। लेकिन एक बार पेपर दिया होगी ना, आगे की स्लीपलेस नाइट मैनेज नहीं होगी तुम्हारे लोगों से। बिल्कुल तो बेटर बिल्कुल है नहीं कि होगी, पहले से बिल्कुल ही नहीं चार होगी चार सर, पांच बिल्कुल। घंटे का शेड्यूल बनाकर चलो, है ना। सर आई थिंक 6 घंटे का भी अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो कर मेरा तो मैनेज हो हाँ गया था। हाँ हो तो गया था। कर सकते हो आई थिंक, अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। सर 5 to 6 आवर्स, सब मेरे को लगता है कि डेफिनेट वो चीज बहुत होना इंपॉर्टेंट चाहिए, है, रिलैक्स माइंड से जाना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसके बिना काम बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा माने एक चीज बिल्कुल और है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ ना, तो फिर बच्चे ना मजे में टाल देते हैं। माने ऐसा नहीं होता कि पेपर के अंदर हम कई बार बैठते हैं तो ऐसा लग रहा होता है, जैसे लॉ के पेपर में अपने हिसाब से बताऊं, या किसी भी टीचर से तुम पढ़ते हो, तो अगर हम एक रात पहले नहीं भी पढ़े होते, पेपर में क्वेश्चन आता है, टीचर की आवाज गूंज रही होती है कान में कि उसने ये पढ़ाया था, ये ऐसे था। ऐसा सर होता है, अगर बिल्कुल। अगर हमने उस टाइम अटेंटिवली क्लास को सुना हो ढंग से, तो पेपर में कुछ चीज काम आती है सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ऐसा बहुत बार होता है। सर ना, मुझे है। अभी तक याद है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें एकदम याद आ, सर सेक्शन नंबर मेरे को याद आ रहा था कि आप बताते हुए कि ये इंपॉर्टेंट है। वो चीजें ना आपको, सर मतलब आपके वर्ड्स दिमाग में, अगर मेरे को लॉ की लैंग्वेज नहीं भी याद आ रही थी ना, तो सर के वर्ड्स दिमाग में घूमते हैं। और वो केस हाँ स्टडी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। कि सर हाँ जैसे कौन से आप जो एग्जाम्पल देते थे, जो आप हाँ कॉन्सेप्ट बताते हो, तो वो हाँ चीजें बहुत काम आती हैं आपको पेपर सॉल्व करते हुए। और सर ये चीज आपको दिमाग में सर की आवाज तभी आएगी जब आपका माइंड रिलैक्स्ड हो। रिलैक्स्ड, तो ये राइट इसको राइट। अगेन वही हाँ चीज कनेक्ट करते हुए, हाँ सर ये क्या, इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज किया बिकॉज मैंने बहुत बच्चे देखे थे ये चीज कि हाँ हम बिल्कुल नहीं राइट। सोए, और फिर पेपर के बाद कि यार मैसअप हो गया, दिमाग ही नहीं चला, ये सब उनको बोलते हुए। इस वजह से हाँ बोल रही हूँ। नहीं बहुत अच्छा। मान्या गाइस, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, तो मैं आज के सेशन को यहीं रखता हूँ। स्टिल मान्या का थैंक यू कि वो आई, और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मान्या की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका फ्यूचर अच्छा जाए, आप लोग अच्छे से मेहनत करो। स्टिल हम मान्या के टच में रहेंगे। अभी इसको बिग फोर में जाने दो, या किसी भी अच्छी कंपनी में जहां ये ट्राई कर रही है फर्म में, एक बार इसकी एंट्री हो जाए, अगेन बुलाएंगे वहां की गाइडेंस के लिए। मैं आज की वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ कि वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था और वो इतना रेलेवेंट था कि हम उसको बीच में काट नहीं सकते थे, है ना। मेरे को पता है तुम बच्चों को आदत हो चुकी है 10 मिनट की वीडियो देखो फटाफट आगे बढ़ो। अब आज की वीडियो जहां तक मेरे को लगता है कि हाफ एन आवर की हो चुकी है, लेकिन स्टिल इसको ढंग से देखना, आपको एज मिलेगा, इस चीज का फायदा मिलेगा, इसको प्लानिंग करने में तुम्हारे लोगों को एडवांटेज मिलेगी। तो आज के सेशन को यहीं पर करते हैं। ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मान्या, कुछ बच्चों को कहना है। थैंक यू सर, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। हाँ और सर अगर मेरे किसी भी चीज से किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत और बढ़िया। सबको ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप मतलब अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली कर सकते हो सर, अगर मेरे जैसे बच्चे की रैंक आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। नहीं नहीं माने, तो तेरे जैसे बच्चे की आई रैंक तो होप सो आनी थी। अंडरस्टैंड। तेरे जैसे बच्चे की रैंक आनी थी। नहीं नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब जनरली आप लोगों की तरह ही, लाइक गाइस वेरी मैं नॉर्मल आपको एक बात स्टूडेंट, बताता हूँ, ऐसा कुछ मैं भी आपको नहीं एक है। बात बताता हूँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत, अगर आपने अभी भी इस सेशन में उसको नोटिस करा हो, मैं अभी भी उसको वही नोटिस कर रहा था। आप देखो कभी भी ना उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। इससे एक चीज दिखती है तुम्हारे को, इंसान को ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब तुम देखते होगे ना, तुमने देखा होगा अभी पीछे आए दिन न्यूज आती रहती है कि ये सीए मर गया, इसकी डेथ हो गई, ये सीएस मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। तुम जितना प्रेशर लोगे, जितना कुछ करोगे, तुम उतना ही नेगेटिव होगे। देखो तुम्हारे प्रेशर लेने से तुम्हारा बर्डन कम नहीं होगा। जब तुम सीए में पैर रखा, सीएस में पैर रखा, सीए में तुमने जिसमें भी वर्ड्स रखा, तुम जिस भी प्रोफेशन में तुमने पैर रखा, अगर भगवान न करे कोई उसी टाइम तो ऊपर नीचे लग भी जाता, तुम लोग पहले से तुम जानते थे कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे।
तुम सोच समझ के आए थे, तुम्हें दुनिया ने बताया था कि यहाँ पे बच्चा फेल होता है, तो अब हो गए तो उसमें रोने वाली क्या बात है। अगर हो भी गए हो तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाओ कि अगली बार आग लगा दूंगा, अपने हिसाब से ऐसा करूंगा कि अगली बार मैं फोड़ दूंगा पेपर को, जो होगा मैं इस तरीके से मेहनत करके जाऊंगा। तुम लोग पहले से ही ना, क्या होता है कि लोगों ने दिमाग में सेट कर दिया सीए टफ है, सीए टफ है, सीए टफ है। अब वो इतना दिमाग में सेट हो जाता है कि वो ना लगने लग जाती है टफ है। एक्चुअल में तुमने ना इतनी मेहनत ना तुमने 11 12 में भी की थी, तुम्हें पता है क्यों रियलाइज नहीं होता, 11 12 में की थी। वहां क्या होता था कि टीचर क्लास में कराता था, उसके बाद तुम अलग से ट्यूशन भी जाते थे, बिल्कुल उसके बाद तुम्हारे कॉन्टिन्यूस टेस्ट बिल्कुल भी होते थे, उसके बाद स्कूल में हाफ ईयरली यूटी ये वो फलाना ढमकाना इतने कलेश होते थे, उसके बाद अल्टीमेटली तुम बोर्ड देते थे। तो इसलिए तुम्हें लगने लगता था कि वो कुछ नहीं है। सीए सीएस सीएमए में यही दिक्कत है कि इतना सब कुछ नहीं होता, इसलिए बच्चे को लगने लगता है कि पेपर टफ है। बिल्कुल अदरवाइज तुम मेहनत उतनी मोटी मोटी बुक्स, जब देखो सीए के हिसाब से सीए की बुक्स मोटी हैं, लेकिन जब तुम 11 12 में तो उस टाइम के हिसाब से उधर की बुक्स भी मोटी ही थी, अगर तुम उधर के हिसाब से बिल्कुल सर, देखोगे। बिल्कुल एकदम। तो वो आपको पहले से फ्रॉम द डे वन प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, तुम्हारे को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर तुम पहले ही दिमाग में सेट कर लोगे ना कि 10% बच्चे पास होते हैं, 8% बच्चे पास होते हैं, अरे भाई 8-10 होते हैं ना। मैं आज एक बात बताता हूँ, मैंने इनको क्लास में एक स्टोरी बिल्कुल बताई थी। मैं इनको क्लास में एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, फटाफट 2 मिनट में समअप करेंगे वीडियो को। मैंने ये बच्चे जैसे लोग बोलते हैं ना कि 10 रिजल्ट आता है, मान्य सामने एक गवाह है। मैं क्लास के अंदर यूजुअली बच्चों को डांटता बहुत रेयर था, मैं नहीं डांटता, मेरे से डांटा ही नहीं जाता, है ना। अब होता क्या था कि मैं भी क्लास के अंदर देखता था कि कुछ बच्चे पढ़ रहे होते थे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे होते थे। वो क्लास में आ जरूर रहे हैं, वो कपल गोल्स वाला सिस्टम चल रहा है वहां पे, और मैं देख रहा हूँ दूर से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं स्टिल कुछ नहीं बोलता था कि मैं तुम, है ना। माने ऐसा होता था नहीं होता था, लेकिन मैं तो याद होगा मैंने कभी किसी बच्चे को टोका नहीं, कुछ नहीं करा, मैं अपना आता था पढ़ा के चला जाता, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता इन चीजों से। सर मैं बिल्कुल बच्चों, ठीक बात है, जिसको पढ़ना है वो किसी भी सर्कमस्टेंस में पढ़ लेगा, जिसको नहीं हाँ पढ़ना उसने तो कुछ भी कर लो, हाँ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तो तो इट वहां पे डजंट ना मैं मैटर। देखता था ऐसा होता था। तो आप ये मान के चलो कि क्लास के अंदर जब बच्चा बैठ रहा है, तो अगर हमारी 60-70-100 बच्चों की क्लास है, तो उसके अंदर तुम ये मान के चलो कि 50-60% बच्चे पढ़ रहा होता था, 30-40% बच्चे का ध्यान तो वैसे भी नहीं होता था, कुछ वैसे साथ वालों से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अपने साथ में देख रहे हैं कि आज वो नहीं आई, किसी का ध्यान ये है कि आज कोई कहाँ है कोई कहाँ है ना, सबका अपना अपना ध्यान लगा पड़ा। अच्छा कोई बैठा हुआ क्लास के अंदर, मैं एक एक्टिव बिल्कुल पैसिव वाला कंसेप्ट समझाता था। एक एक्टिव बंदा वो होता है जो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली भी प्रेजेंट है, और पैसिव वो होता है जब फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली उसका दिमाग नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चे भी होंगे, वो हो यार आज क्लास में आ गया मैं, मेरा ध्यान नहीं रखा ना, तो ऐसे वाले बच्चे भी होते हैं जो टीचर को क्लास में बैठे तो है, दिमाग नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चे तो पहले फेल है। बिल्कुल तो जब तुम ये समझ के चलो कि जब अगर 1 लाख बच्चा मेरा पेपर दे रहा है ना, तो 1 लाख जो बच्चा पेपर दे रहा है उसमें 1 लाख बच्चों के अंदर से तुम ये मान के चलो कि 50,000 बच्चा तो पहले ही सीरियस नहीं होता, जो फलाना ढमकाना उन्होंने कुछ सर, भी नहीं बिल्कुल करा। बिल्कुल अब रिमेनिंग 50,000 से अगर तुम कंपेयर करोगे, तो 50,000 के हिसाब से अगर तुम देखो, तो 50,000 के अंदर से अगर तुम मोटा मोटा मान के चलो, तो 15 से 20,000 बच्चा ऐसा होता है जो आखिरी का एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाता और पेपर के अंदर गलत तरीके से करके आता है। बहुत 30% बच्चा ही ऐसा होगा ओवरऑल के अंदर से जो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके आया, 1-2% गई, 100 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स के मार्जिन से फेल हो गया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा कंपटीशन 100% से है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन 30% से है। अगर तुम्हारा सर, बिल्कुल ठीक बात 30%, है। अगर तुम्हारा कंपटीशन 30% से है और उसके अंदर अगर 15% रिजल्ट आ जाता है, तो बेटा 50% रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसे समझो, तुम कंपटीशन में गिने मत, रिजल्ट कभी भी ना 10-15% नहीं होता, तुम उस 30% से कंपीट कर रहे हो जो एक्चुअल पढ़ने वाले लायक बच्चे हैं, बाकी तो पढ़ने वाले है ही नहीं ना, तुम उसको आई से ही सबको दिखाएगा। लेकिन तुम जिनसे कंपीट कर रहे हो जो पढ़ रहे थे, तुम तो उन्हीं को ही गिनोगे ना, तो वो एक्चुअल में कंपीट करने वाले बच्चे 30% होते हैं ओवरऑल 100 में से, और अगर 30 में से 15 अगर तुम ऐसे गिनोगे तो ओवरऑल के हिसाब से 50% रिजल्ट होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट सर, ज्यादा ही बिल्कुल होता है, वो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है, तुमने कितनी शिद्दत से पढ़ाई करी है, उन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल चलो सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड मान्या, बाय बाय, टाटा। और अगले सेशन में बाय मिलेंगे, सर, थैंक यू। है ना, अगले सेशन में मान्या को लेके आएंगे 2-4-5। अभी इसको फ्री होने दो, अभी बेचारी इंटरव्यू में लगी पड़ी है आजकल, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, इसका सिलेक्शन होने दो, उसके बाद इसको 10-12-15 दिन वहां जाने दो, इसका कल्चर वल्चर इसको वहां का सूट करने दो, उसके बाद बुलवाएंगे कि मान्या कैसा लग रहा है, इंटरव्यू के लिए क्या किया था क्या नहीं, वो बाद में बुलाएंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय। थैंक यू सर मेरे को बुलाने के लिए। ओके मान्या, बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।